बुजुर्गों ने ऐसा कहा है कि फूहड़ औरत की फेरा तक की हुस्ट है। आप बेरो को नहीं कि भाई तो जल्दी जानियो। तो यह परीक्षा है व्याख्याताड़ी आरएस मेंस मान लो, इसके बारे में कुछ ऐसा ही हो रहा है। सब काम हो गया, अनशन तुड़वा दिया, सब काम हो दिया, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। अभी तक यही कह रहे हैं कि परीक्षा समय पर ही हो रही है, यानी अब तक कोई समाचार नहीं आया। हो सकता है कि अगले पल ही कोई समाचार आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तक हमें परीक्षा निश्चित माननी है। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया कि मैं कुछ कंटेंट पर बात करूं, यानी एक टॉपिक तो कम से कम पढ़ तो लें कम से कम, क्योंकि हमें कुछ दिनों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। कुछ ने तो मेरे वीडियो है उससे भी डिस्टर्बेंस माना है, लेकिन मैं तो आपको हर वीडियो में ये कह रहा हूं कि आपको निश्चित तिथि माननी है और तैयारी उसी के हिसाब से करनी है। तैयारी करेडी कठई कौन जा, कदे भी बेकार कौन जा, पढ़ेड़ो कदे भी निष्फल कौन जा, यानी इनको अपन ही पढ़ना है। ए लिए अपन तो तारीख निश्चित माननी है। व्याख्याताओं को परीक्षा को लेकर के अभी तक कोई बयान सरकार ने नहीं दिया है, न तो ये कह रही है कि समय पर होगी, न ये कह रही है कि पोस्टपोन होगी। इसलिए अपन जो छोटे लोग हैं वो तो कर ही क्या सकते हैं, ये बताओ आप। और ऐसे बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो बेचारे इतनी धूप में बैठे हैं, अंजल उन्होंने त्याग रखा है, लेकिन किसी का दिल है वो पसीज नहीं रहा है। जो भी है, हिंदी में भारतेंदु जी ने कहा था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये आप समझ गए होंगे इसकी बात है। तो मैं ये बता रहा हूं कि ऐसा पहले भी होता है, हर परीक्षा में होता है कि यानी परीक्षा पोस्टपोन होगी, आंदोलन भी होते हैं, लेकिन कुछ वाजिब चीजें भी देखी जाती हैं कि भाई अब ये पोस्टपोन करना है, वो वाजिब है या गैर वाजिब है। तो इसमें कारण भी दे रखे हैं, कारण भी सरकार को बता दिए, लेकिन अब तक जो कोई भी ऑथेंटिक न्यूज है वो नहीं आई है। हो सकता है कि अगले पल ही न्यूज आ जाए कि भाई स्थगित हो गई, या फिर अगले पल ही न्यूज आ जाए कि निश्चित समय पर होगी। एक बात तो कहे कि निश्चित समय पर होगी, तो ये यानी जो पसोपेश की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, वो तो दूर हो कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। चलो हम तो क्या है कि पढ़ाई करेंगे, हमें पढ़ाई करनी है और परीक्षा देनी है भी, और हम क्या कर भी क्या सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज हिंदी में एक टॉपिक लेके आया हूं, पत्र लेखन। और पत्र लेखन है, इसमें से 2 प्रश्न आएंगे, बहुत सामान्य टॉपिक है। ये देखिए आप फटाफट रिवीजन क्लास 4 और पत्र लेखन अपन तो पढ़ लेते हैं, देखेंगे देखी जाएगी परीक्षा कब होगी क्या होगा। तो ये देखिए आप इसमें पत्र लेखन है, उसमें आपको सबसे पहले कार्यालय पत्र है उसके बारे में जानना है। किसी भी कार्यालय यानी ऑफिस जो है उससे अगर कोई भी पत्र जारी होता है दूसरे कार्यालय के लिए या किसी एक व्यक्ति के लिए, उसको कार्यालय पत्र कहते हैं। कार्यालय पत्र को सरकारी पत्र भी कहते हैं, कार्यालय पत्र को शासकीय पत्र भी कहते हैं। ये ऑफिशियल लेटर है। अब इसमें जैसे हमारे पास ये है तो लिखेंगे, तो आपको पहले ये पूरा समझना है, उसके बाद में कोई ज्यादा बातें हैं वो इसमें नहीं है। तो सबसे ऊपर कार्यालय का नाम, ये कार्यालय का नाम सबसे ऊपर आएगा। ये प्रश्न भी एक बार पूछा हुआ है कि कार्यालय का नाम लिखा जाता है पत्र में ऊपरी ऊपर, ठीक है। अब इस साइड में आप देखिए यहां क्रमांक, ये बाईं ओर, आपको बाईं ओर है वो अपनी बाईं ओर मानना है। जैसे मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी बाईं ओर है, तो ये क्रमांक है वो बाईं ओर, और दिनांक है वो दाईं ओर। क्रमांक लिखने शायद नहीं आएंगे इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर देखो प्रेषक का पता, प्रेषक का पता ये कई बार यहां भी होता है, लेकिन यहां सिस्टमेटिक ढंग से यही है, यानी पत्र भेजने वाले का नाम, उस कार्यालय का नाम हो जाएगा। और उसके बाद में प्रेषिती का पता, प्रेषिती यानी पत्र पाने वाला है उसका पता, इसमें हम संबोधित भी करते हैं। अब 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, एक तो होता है संबोधन। तो संबोधन में देखो जैसे सेवा में आजकल कम लिखते हैं, नहीं लिखते। और फिर यहां जिस अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, जिस कर्मचारी को पत्र लिखा जा रहा है, उसका पदनाम आएगा, नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कार्यालय पत्र में पदनाम आएगा। जैसे सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर झुंझुनू, ये नाम आ गया, तो यहां ये आ जाएगा सेवा में। और सेवा में है वो अलग अलग लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखते, ठीक है। और श्रीमान जो भी हो जाएगा, आज के लिए फॉर्मेलिटी है वो कम होती है। यहां हम आगे जो है ना वो लिखेंगे, इसमें विषय वो संक्षेप में होना चाहिए। विषय के बाद में संदर्भ होगा। संदर्भ है वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पहले किसी जैसे अखबार में या कोई सूचना पहले से प्राप्त हो उस कार्यालय से, वो संदर्भ हो गया। और फिर यहां हम लिखेंगे महोदय,
ये महोदय लिखेंगे। ये महोदय जो लिखा हुआ है इसको संबोधन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संबोधन। इसका मतलब कोई भी पत्र होता है उसमें संबोधन होता है। फिर इसमें यहां मुख्य समाचार आ जाएगा, यानी ये मुख्य भाग होता है। इसमें जो भी लिखना है ये शॉर्ट में होगा। इसकी भाषा पर आपको ध्यान रखना है कि अलंकारिक भाषा नहीं होती, बल्कि बिल्कुल स्वाभाविक भाषा होती है। कार्यालय शब्दों का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्पष्टता होती है, संक्षिप्तता होती है। ये पत्र के इसमें कार्यालय पत्र के गुण है। फिर नीचे देखो, आपको नीचे लिखना है यहां भवदीय। ये जो भवदीय है इसको स्वनिर्देश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वनिर्देश या अधोलेख। ये दोनों नाम इसके हैं, ये अधोलेख। उसके बाद में हस्ताक्षर और पदनाम ये आ जाएगा। और इस साइड में जो है वो अगर हमें किसी दूसरे अधिकारी को या कार्यालय को, कर्मचारी को सूचित करना है तो ये जो है ना प्रतिलिपि सूचनार्थ आएगा और वो प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। सबसे बड़ा पद है वो पहले आएगा, फिर उससे छोटा पद आएगा। ठीक है, इसको पृष्ठांकन कहते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है वो भी याद रखें, फर्स्ट पेपर में आप क्या आ सकता है। पृष्ठांकन को इंडोर्समेंट कहते हैं। ये इंडोर्समेंट मैंने ये जो प्रशासनिक शब्द है वो भी इसमें बताए हुए हैं, और आप जो है वो इसमें सर्च करके देख सकते हो। PYQs जो है पहले के हिंदी के बताए हुए हैं, उसमें एक दिन मैंने केवल और केवल ये प्रशासनिक शब्द बताए हैं। तो प्रशासनिक शब्दों में इंडोर्समेंट है, ये पृष्ठांकन को कहते हैं। ये पत्र के पीछे का भाग होता है, बाद का भाग होता है, इसलिए इसको पृष्ठ अंकन, पृष्ठ पर है जो, यानी पीठ पर है जो अंकित, उसको पृष्ठांकन कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कार्यालय पत्र में संबोधन हो सकता है, स्वनिर्देश हो सकता है, और इसके अलावा आपको बता दिया कार्यालय का नाम ऊपर होगा और बाईं तरफ क्रमांक, दाहिनी तरफ दिनांक, ये सब चीजें होती हैं। ये कार्यालय पत्र है। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस की। तो सिलेबस की बात है, उसमें देखिए आपको सबसे पहले अर्थशास्त्र के पत्र है। इस बार अर्थशास्त्र के पत्र पर प्रश्न है वो आ सकता है, अर्थशास्त्र के पत्र पर प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि अर्थशास्त्र के पत्र है वो होता क्या है। तो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को, जो उसके समकक्ष हो या अधीनस्थ हो, उसे निजी राय चाहने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि दो जो लिखने वाले और पाने वाले हैं, यानी प्रेषक और प्रेषित है, वो सरकारी आदमी होते हैं, यानी सरकारी अधिकारी होते हैं, लेकिन कार्य भी सरकारी होता है। ये नहीं है कि भाई मेरी भैंस बीमार होगी बिन मैं कह दूं तो यो इंक माइन को नहीं हो सके, बल्कि उसमें कोई भी, जैसे आपने ये योजना चलाई थी, जनगणना की योजना आपकी बहुत सफल रही, तो उसमें आपने कौन सी रणनीति अपनाई थी, किस तरह से आपने एडजस्टमेंट किया था, मुझे भी इसके बारे में सुझाव सुझाएं। तो ये जो चीजें हैं, कोई भी गाइडलाइन मानी जाती है, निजी राय मांगी जाती है, तब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को आत्मीयतापूर्ण जो पत्र लिखता है उसको हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अर्ध सरकारी पत्र है और RS मुख्य परीक्षा में भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें बस इतना अंतर होता है कि यहां जो है ना अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक, ये जो है ना वो, क्योंकि ये जो है वो ज्यादातर है वो लेटर हेड पर लिखा जाता है, जिसको हम लेटर पैड कर देते हैं, वो लेटर हेड होता है और उस पर पहले से ही अंकित होता है। जो अधिकारी है उसका नाम पता यहां पहले से ही होता है। और अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक इसमें यहां इस तरह से दिए गए हैं। अर्थशास्त्र के पत्र क्रमांक ये ऐसे यहां दिए गए, लेकिन इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछते। इसके बारे में 4-5 बातें हैं वो पूछते हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और वो सबसे बड़ी चीज ये है कि औपचारिक पत्र होते हुए भी अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, और इसमें आत्मीयतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग हो सकता है। अन्य जितने भी आगे हम कार्यालय पत्र पढ़ेंगे उनमें अन्य पुरुषवाचक शैली होगी, कर्मवाच्य शैली होगी, लेकिन इसमें कर्तृवाचक शैली का प्रयोग भी हो सकता है। और मैं और तुम, यानी मैं और आप, इसका प्रयोग हो सकता है उत्तम पुरुष का और मध्यम पुरुष का, कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं ऐसा। और इसके बारे में आपको 2-3 बातें वो ध्यान में रखनी है। देखो, कार्यालय का नाम पता दाहिनी ओर सबसे ऊपर होता है, तो कार्यालय का नाम और पता यहां होता है, बीच में नहीं होता इसमें। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो इसमें है कि प्रेषित जो है, यानी जो पत्र पाने वाला है, उसका नाम व पता नीचे और दाईं ओर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और फिर यहां जो है वो, ये जो प्रेषक है उसका नाम वो पता यहां ये इसमें आ ही जाएगा। तो वो तो इस साइड में लेटर हेड है उस पर है, तो ये प्रश्न वैसे पूछते नहीं है, ठीक है। और
बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र लेखक का नाम व पद लिखा जाता है, तो ये बाईं ओर नाम और पद हो गया, उधर कार्यालय का नाम हो गया। और उसके बाद में देखो महोदय के स्थान पर, ये पक्की बात याद रखना आप, महोदय के स्थान पर प्रिय श्री का प्रयोग किया जाता है कि प्रिय श्री शर्मा जी, प्रिय श्री चौधरी जी, प्रिय श्री पूनिया जी, जो भी अधिकारी हैं, क्योंकि वो पहले से दोनों में जानकारी होना जरूरी है। तो ऐसे इसमें लिखते हैं, इसमें जो है वो महोदय का प्रयोग वर्जित है, महोदय का प्रयोग नहीं होता। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और उसके बाद में प्रेषिति का नाम लिखा जाता है, और नाम है वो जो लेखक है वो अपने हाथ से लिखता है, बाकी प्रिंटेड होता है, ठीक है। और विषय और संदर्भ में ये अनिवार्य नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा था आपके इसमें संस्कृत वाले डिपार्टमेंट वाली एग्जाम में, ठीक है। यह अनिवार्य नहीं है। अधोलेख के रूप में भवदीय का प्रयोग नहीं होता, नीचे जो पहले आपको कार्यालय पत्र में भवदीय बताया था ना, वो इसमें नहीं होता, बल्कि इसमें आपका ही भवनिष्ठ, आपका हितैषी, भवनिष्ठ, भवत जोड़ निष्ठ, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यहां नाम लिखा जाता है, पदनाम नहीं लिखा जाता, नाम और हस्ताक्षर। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और इस साइड में ये मंगल सूचक शब्द, मंगल सूचक शब्द है, वो भी लेखक है वो अपने हाथ से लिखता है, हस्ताक्षर खुद करेगा। ये तीन चीजें हैं वो हाथ से लिखेगा, बाकी प्रिंटेड होंगी, क्योंकि ये बड़े अधिकारियों के बीच में होता है। और इसमें देखो पदनाम है वो नीचे दाईं ओर नहीं लिखा जाता। तो यह अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं विज्ञप्ति की। विज्ञप्ति की बात यही है कि कोई भी प्रतिष्ठान, जैसे कोई भी प्रतिष्ठान है वो अपना कोई निर्णय, निश्चय, योजना, निर्देश आदि का संबंधित व्यक्तियों या आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो यानी जो सूचना देता है उसको विज्ञप्ति कहते हैं, वो विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति का उद्देश्य है वो गैर व्यवसायिक होता है, क्योंकि व्यवसायिक होने पर वो विज्ञापन बन जाता है, व्यावसायिक होने पर क्या बन जाएगा, विज्ञापन बन जाएगा। व्यवसायिक नहीं होता, व्यावसायिक होता है, ठीक है। और अगर वो सूचना को गजट में प्रकाशित कर दें तो वो अधिसूचना बन जाती है, फिर वो अधिसूचना बनेगी, ठीक है। तो इसमें भी ये सबसे ऊपर कार्यालय का नाम होता है। विज्ञप्ति की बात हम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे विज्ञप्ति की। ये देखिए विज्ञप्ति प्रश्न है वो इसमें से आ जाएंगे दो, मुझे पता नहीं है आप किस तरह से करोगे। तो ये विज्ञप्ति, और विज्ञप्ति ऐसे लिखते हैं, इसको शीर्षक कहते हैं। तो ऊपरी ऊपर तो है ना वो कार्यालय का नाम हो जाएगा, वही क्रमांक, दिनांक ऐसे हो जाएंगे, फिर विज्ञप्ति लिखा जाएगा, इसलिए शीर्षक का उल्लेख होता है। शीर्षक है वो दो प्रकार का, एक तो हम खुद जो नाम लिखते हैं ना उसको शीर्षक कहा गया है यहाँ पर, तो शीर्षक का उल्लेख इसमें होता है। और यह आपको बता दिया कि सभी पत्रों में कर्मवाच्य शैली का प्रयोग होता है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग हो जाता है। जैसे सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, ये नहीं होगा कि मैं सूचित करता हूं, ऐसा इसमें नहीं होता। और इसमें कभी भी जो है वो लिखने वाला है वो नाम का प्रयोग नहीं करता, बल्कि पदनाम का ही प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालय का नाम है, विज्ञप्ति संख्या होती है, शीर्षक होता है, मुख्य भाग है वो शॉर्ट में ऐसा इसमें होगा ही, और नीचे पदनाम होगा। ये आपकी विज्ञप्ति हो गई। उसके बाद में अधिसूचना है। तो अधिसूचना है वो आम कर्मचारी के बारे में नहीं होता। इसमें पहला ही प्रश्न ये आता है कि अधिसूचना का संबंध होता है। तो ये उच्च स्तरीय सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, उनके स्थानांतरण, अवकाश, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, भूमि अवाप्ति, आम निर्वाचन संबंधी सूचना, ये सब जो है ना वो अधिसूचना के रूप में जारी होती है, ठीक है। और इसको राज्य सरकार या भारत सरकार के गजट, गजट मानी राजपत्र, ये भी आपके इंग्लिश वर्ड में पूछ सकते हैं, प्रकाशित किया जाता है तब वह अधिसूचना कहलाती है। सबसे ऊपर है वो इसमें राजपत्र का नाम लिखा जाता है। जैसे राजस्थान राजपत्र भाग 1 में प्रकाशनार्थ, ये ऊपरी ऊपर लिखा जाता है, फिर विभाग का नाम आता है, बाईं तरफ पत्र क्रमांक, दाईं तरफ दिनांक, और फिर बीच में अधिसूचना है वो शीर्षक के रूप में लिखा हुआ शब्द होता है। फिर मुख्य सूचना दी जाती है, नीचे दाईं तरफ आज्ञा से लिखा जाता है, जैसे आज्ञा से राज्यपाल महोदय, आज्ञा से राष्ट्रपति महोदय, और उसके नीचे सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम का उल्लेख होता है। और सचिव स्तर का अधिकारी है वो इसको जारी कर सकता है, बाकी छोटे अधिकारी इसको जारी नहीं कर सकते। इसमें संबोधन, अधोलेख, मंगल सूचक शब्द है, इनका प्रयोग इसमें नहीं होता और किसी भी पत्र में नहीं होता, अर्धशासकीय पत्र और इसको छोड़ करके, जैसे कार्यालय पत्र। तो ये अधिसूचना के बारे में है। अधिसूचना के बाद में आप देखो कि ज्ञापन, ज्ञापन है वो अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे ज्ञापन कहा जाता है। ज्ञापन का मतलब यह सूचना देना, और ज्ञापन में वो सारी चीजें हैं
जो इसमें आपको बताएंगे कर्मवाचक शैली है, अन्य पुरुषवाचक शैली है, और पदनाम आएगा, नाम नहीं लिखा जाएगा, संबोधन नहीं होगा, स्वनिर्देश और अधोलेख नहीं होगा। ये सब पत्रों में आप बराबर मान लें, ठीक है। इसमें प्राय एक ही अनुच्छेद होता है, अधिक अनुच्छेद होने पर उन पर संख्या अंकित की जाती है, ठीक है। संबोधक यानी प्रशंसात्मक वाक्य वगैरह इसमें है वो नहीं होते हैं। और ज्ञापन में मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं, और प्रेषिति का पता नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, एक तो ज्ञापन होता है, एक कार्यालय ज्ञापन होता है। एक ही मंत्रालय या उसके विभाग में काम में लिया जाता है वो ज्ञापन होता है, और विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो कार्यालय ज्ञापन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है परिपत्र। हमें एक ही संदेश, एक ही सूचना, आदेश या निर्देश है, वो अधीनस्थ कार्यालयों या कार्मिकों को एक साथ अगर कोई सूचना देनी हो तो परिपत्र जारी किया जाता है। परिपत्र है, उसमें एक सरकारी पत्र के सभी गुण मौजूद होते हैं, और इसमें प्रेषिति के पद के नाम के पूर्व समस्त या सभी शब्द लिखा जाता है, जैसे समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार। और परिपत्र है, उसमें तीन रूप में होता है, सामान्य पत्र के रूप में, ज्ञापन के रूप में, आदेश के रूप में। परिपत्र की मूल प्रति पर ही सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर होते हैं, अन्य जो प्रतियां हैं उन पर नहीं होते। और ये परिपत्र के बारे में और सारा है, इसमें विषय और संदर्भ है वो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इसमें संबोधन और अभिवादन ये नहीं होंगे। संबोधन नहीं होगा, अभिवादन नहीं होगा, स्वनिर्देश नहीं होगा, मंगल सूचक शब्द नहीं होगा। ये आपको परिपत्र में ध्यान रखना है। फिर है निविदा। निविदा है वो सरकारी एवं गैर सरकारी, देखो दोनों प्रतिष्ठान है, वो अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने या सामान की आपूर्ति करवाने या नीलामी करने के लिए, और जो कोई भी सूचना दी जाती है और उसको समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है और आमंत्रण इसमें दिया जाता है, तो उसे निविदा कहते हैं। निविदाएं दो प्रकार की होती है, सीमित निविदा और खुली निविदा। सीमित निविदा है वो कम खर्चे वाली है, और खुली निविदा में ज्यादा होता है, ठीक है। प्रमुख बातें आप अगर देखोगे तो इसमें धरोहर राशि का उल्लेख होता है, निविदा खोलने का दिनांक होता है, संबोधन और स्वनिर्देश इसमें भी नहीं होता, मंगल सूचक शब्द इसमें भी नहीं होते, और नीचे है वो नाम नहीं होता, पदनाम होता है, केवल पदनाम है, कार्य का विवरण है वो इसमें दिया जाता है। तो ये कार्यालय पत्र थे जो मैंने आपको बताए, और परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि तैयारी में लगे रहना है। कोई विश्वास नहीं है परीक्षा हो सकती है मेरी समझ में, क्योंकि सरकार पूरे मूड में है, बात है वो मानी नहीं जा रही है। तो आप है वो तैयारी में लगे रहें। अगर परीक्षा आगे भी जाती है तो आपको क्या हानि है, पढ़ने में कोई हानि नहीं है। और मैं भी अब आगे जो है वो आपको एक वीडियो है वो पूरा कंटेंट पर ही लेके आऊंगा, और उसमें आपको बताया जाएगा आगे सृजनात्मक लेखन और एक जनसंचार, ये अपना अगला टॉपिक होगा। आज तो थोड़ा ही मैंने आपको बताया है, इतना भी आप ध्यान में रखना, 2 प्रश्न पक्के आएंगे। और आपने वीडियो बहुत ध्यान से सुना होगा, जो बातें नोट करने लायक हैं उसको आप नोट कर लें, और बस इतना सा आपको समझना था। और तैयारी में लगे रहें, मन नहीं डिगाएं, सिलेक्शन हमारा ही होगा, इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद।